वालेकुम सलाम। सर यस मैम। ये बा, सर ये बाकी वाले हो गए, आपने 85 वगैरह पढ़ा दिए, 85 86? नहीं नहीं, हमने मैडम 82 तक पढ़ा है। ठीक है। और आगे हाँ जी। ये एज सच इम्पोर्टेंट नहीं है, उनको छोड़ दें आप। ठीक है, मतलब 82 से अब हमने कहा 94 से पढ़ना है। हाँ 94 से 80, ये कोई बड़ा सेक्शन है, इसको छोड़ दें आप। ये चलें आपके ठीक है। फैंस जो है ना, वो पब्लिक नाजेंस है या फॉरेन स्टेट करती है या एलियन एनिमी करता है, तो उसके लिए ये कभी भी एग्जाम में नहीं आया और ना जी ये चलें ठीक। प्रैक्टिस में है। ठीक है। चलें जी। आगे है जी आपका 95 और 94। 94 कहता है सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स। सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग के ऐसी प्रोसीडिंग जो आपको सपोर्ट करती है किसी भी आपकी किसी भी प्रोसीडिंग को या किसी भी डेफिशिएंसी को फिल करने के लिए ये सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग दी गई है। ठीक है। कि कोई एक्शन रिक्वायर्ड है कोर्ट को, तो वो एक्शन ले सकती है। कोर्ट को मतलब मजबूर नहीं किया गया, मतलब लाचार नहीं रखा गया। ठीक है। कोर्ट को लाचार नहीं रखा गया। कोर्ट जो है अपनी प्रोसीडिंग को, मतलब दावे को कंक्लूड करने के लिए ये स्टेप्स भी टेक कर सकती है। क्या कहता है? इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द एंड्स ऑफ जस्टिस, कि जी एंड्स ऑफ जस्टिस को फुलफिल करने के लिए, फॉर दी फॉर बीइंग डिफीटेड द कोर्ट में इफ इट इज सो प्रेस्क्राइब्ड। कहता है जी ये ना हो कि जी एंड्स ऑफ जस्टिस फुलफिल ही ना हो, एंड ऑफ जस्टिस डिफीट हो जाए। इससे बचने के लिए कोर्ट जो है ये काम कर सकती है। क्या काम करेगी? कहेगी जी इशू अ वारंट to arrest of defendant and bring him before the court to show cause why he should not give security for appearance, and if he failed to comply with any other order for the security, commit him to civil prison, commit him to civil prison। ठीक हो गया? क्या कहता है? कहता है कि अगर एक आपका डिफेंडेंट है, सपोज के फरद साहब ने दावा दायर किया है शोएब साहब के खिलाफ। ठीक हो गया? अब फरद साहब कोर्ट को आगे कहते हैं कि जी ये जो शोएब साहब हैं, इन्होंने जुरिस्डिक्शन लीव कर देनी है। ये आज तो अपेयर हुए हैं, दोबारा ये अदालत आएंगे नहीं, ना ही ये सिविल ट्रायल फेस करेंगे। ये अब्सकॉन्ड कर जाएंगे या ये कोर्ट्स में नहीं आएंगे, एविडेंस लेने के लिए नहीं आएंगे। ठीक है। तो कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट शो काज देगी किसको? डिफेंडेंट को। कौन? शुएब साहब को। कि जी आप आए, क्यों ना आपको ऑर्डर करें कि जी आप सिक्योरिटी जमा कराएं कि जी आप पेश होते रहेंगे। आप सिक्योरिटी जमा कराएं कि जी आप पेश होते रहेंगे। अगर वो कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पाता, ठीक है, वो कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पाता कि जी मैं कहीं नहीं जाने वाला, ये तो देखे मेरा तो कोई प्लान ही नहीं है। ठीक है। तो कोर्ट कहेगी चले जी कोई नहीं। अगर कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता है कि जी मैं कहीं नहीं जाने वाला, तो कोर्ट कहेगी कोई नहीं है। अगर कोर्ट को लगता है ये सेटिस्फाई नहीं कर पाते, ये आपके जो है वो दूसरा जो प्लेंटिफ है, ये आपके फरज साहब, वो आके इनका अमेरिका का पासपोर्ट दिखाते हैं, अमेरिका का वीज़ा दिखाते हैं, सारा कुछ दिखाते हैं, कहते हैं ये अभी अब्सकॉन्ड करने वाला है। ठीक है। तो ऐसी सूरत में कोर्ट उनको कह सकती है कि जी सिक्योरिटी जमा कराएं कि जी आप पेश होते रहेंगे। अगर कोर्ट इनको कहती है कि जी सिक्योरिटी जमा कराओ और ये जमा नहीं कराते, फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि इनको कोर्ट जो है मतलब कोर्ट इनको कहेगी सिक्योरिटी जमा करो। अगर सिक्योरिटी जमा नहीं कराते, फिर इनको जेल हो जाएगी, इनको सिविल प्रिजन भेज देंगे। ये कहता है 94 एक। ये 94 एक क्या है? अपेरेंस के लिए है। ठीक है।
क्या, अपीयरेंस के लिए। ये देखें, ये एक्स्ट्रा जो आप कह लें कि जी एक्स्ट्रा आपका रिलीफ होता है प्लेंटिव को, और अगेंस्ट होता है डिफेंडेंट के। कि वैसे क्या कहता है जी, जब तक डिक्री एग्जीक्यूट डिक्री नहीं होती, डिक्री में वो जो प्लेंटिव है और डिफेंडेंट है, मतलब जजमेंट लेटर है, उसको अरेस्ट या डिटेन किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ अभी डिक्री नहीं हुई है, उसके खिलाफ सूट फाइल हुआ है, और ये बहुत रेयर केसेस में होता है, ठीक हो गया। दूसरा कहता है कि जी डायरेक्ट क्या है जी, कोर्ट क्या है एंड ऑफ जस्टिस को मीट करने के लिए, एंड ऑफ जस्टिस को मीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए, डायरेक्ट द डिफेंडेंट टू बी फर्निश अ सिक्योरिटी टू प्रोड्यूस एनी प्रॉपर्टी बिलोंग टू हिम एंड टू प्लेस द सेम एट द डिस्पोजल ऑफ कोर्ट और ऑर्डर द अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी, ऑर्डर द अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या कहता है, कहते हैं जी यहाँ पे आके वो कहते हैं डिफेंडेंट को कहा जाएगा कि आप सिक्योरिटी दें कि जी आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आप कोर्ट में जमा करवाएं, और कोर्ट उसको प्रॉपर्टी को अटैच कर सकती है कि ये सेल ना कर दें, ये सेल ना कर दें। जैसे आपको सूट फाइल किया है फरज साहब ने, और इनका सूट चल रहा है, और फरज साहब को लगता है कि जी शुएब साहब के पास एक ही एकड़ है, और जैसे ही उनको पता है कि जी मैंने इनसे पेमेंट ले लिया, मेरा दावा डिग्री हो जाएगा, और उसके पास एक ही एकड़ है, तो शुएब साहब को फरज साहब को लगता है, जो कि प्लेंटिफ है, उसको लगता है कि जी इसने एक एकड़ सेल कर देना है, तो वो आके एप्लीकेशन देगा 94 की कि जी उसकी प्रॉपर्टी अटैच करें, इसकी प्रॉपर्टी प्लेंटिफ की प्रॉपर्टी अटैच करें कि वो प्रॉपर्टी सेल कर देगा, सेल कर देगा तो फिर मेरी तो डिग्री एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये कोड बिफोर डिग्री, डिग्री से पहले उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर सकती है, डिग्री से पहले उसकी कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर सकती है, ठीक है। इस पे आपका जो सेक्शन मैं साथ साथ आपको सेक्शन भी लिखवा दूं फिर साथ ना इसके रेलिवेंट प्रोविजंस हैं, वो आप साथ लिखते जाएं, वो आप साथ लिखते जाएं। चलें जी, इसके मैं आपको साथ लिखवाता हूँ। अच्छा, जो आपका 94 का ए है, ठीक है, 94, इसका ए क्या कहता है, ए है उसमें जो ए को आपने रेड विद करना है, रेड विद करना है आपने, आपका आर्डर 38 है, रूल 234 है, आर्डर और रूल है आपका 104। इसी तरह आपका इसके साथ सेक्शन है आपका 136, ठीक है। ये आपका है ए। उसके बाद बी, बी में क्या कहता है, बी में आपका वो कहता है कि जी उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर सकती है कोर्ट, ये क्या है, बिफोर अटैचमेंट मतलब बिफोर डिक्री अटैचमेंट, बिफोर डिक्री अटैचमेंट कोर्ट कर सकती है, बिफोर डिग्री कोर्ट अटैचमेंट कर सकती है अटैचमेंट। इसके लिए आपका जो रेलिवेंट प्रोविजन है वो आपके है इसी तरह ये है। इसका आर्डर 38 है, रूल आपका है 5 से 12, ठीक हो गया।
बिफोर डिक्री अटैचमेंट, और साथ उसके एंड सेक्शन 136 भी है, ठीक है, सेक्शन 136 भी है। और आ गया जी आपका सी। सी क्या कहता है? सी कहता है आपका थर्ड, सॉरी इसमें मैं वो लिखा ही नहीं है। ये है ये आपका ये कोड। अब ये क्या करेगी? इशू अ वारंट ऑफ अरेस्ट डिफेंडेंट बिफोर एम टू कोर्ट व्हाई ही शुड नॉट बी गिव सिक्योरिटी। उसको सिक्योरिटी कहेगी कि आप कोर्ट पेश होते रहेंगे, अगर वो सिक्योरिटी नहीं देता तो कोर्ट उसको कोर्ट क्या करेगी? उसको भेज सकती है आपकी सिविल प्रिजन के लिए। इसके साथ रेलिवेंट क्या है? इसके साथ आपका रेलिवेंट रेलिवेंट प्रोविजन मैंने आपको नीचे लिख दिया है। ऑर्डर आपका है ऑर्डर 38, रूल है आपका 1 2 3 4, ठीक हो गया, 1 2 3 4। इसी तरह नीचे आपका आ जाता है कि जी आपका उसको कहा जाए कि जी आप सिक्योरिटी दें कि जी आप अपनी प्रॉपर्टी सेल को अपनी प्रॉपर्टी को सेल नहीं करेंगे, अपनी प्रॉपर्टी को सेल नहीं करेंगे, और कोर्ट उसको कहेगी कि अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स मेरे पास दें, मुझे दें, या कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर सकती है। तो ये बिफोर अटैचमेंट कोर्ट करेगी। तो इसके लिए ऑर्डर आपका 5 था 14, 5 था 12 है। और आपका सेक्शन आपका 136 है, सेक्शन 136 है, ठीक हो गया, सेक्शन 136। अच्छा, सिंपली ये दो हो गए। थर्ड वन क्या कहता है? कहता है टू ग्रांट अ टेम्परेरी इंजंक्शन। टेम्परेरी इंजंक्शन के लिए आप देखते हैं कि हम 139(1)(2) की एप्लीकेशन देते हैं, ठीक है, ग्रांट टेम्परेरी इंजंक्शन, टेम्परेरी इंजंक्शन एंड इन केस ऑफ डिसोबीडियंस। अब मैंने पहले भी आपको बताया था कि हाई कोर्ट की कंटेम्प्ट होती है और लोअर कोर्ट्स की डिसोबीडियंस होती है। कमिट द पर्सन गिल्टी देयर ऑफ टू सिविल प्रिजन। जो गिल्टी होगा उसको सिविल प्रिजन भेज सकती है। एंड ऑर्डर द प्रॉपर्टी टू आप दैट हिज प्रॉपर्टी बी इज प्रॉपर्टी बी अटैच एंड सोल्ड। और उसकी प्रॉपर्टी अटैच भी कर सकती है और सेल भी कर सकती है, ठीक है। ये कौन से पर्सन है? ये वो पर्सन है जो कि आपका जिसके अगेंस्ट टेम्परेरी इंजंक्शन दिया गया, ठीक है। जैसे आपका फराज साहब ने सूट फाइल किया, साथ उन्होंने 39(1)(2) की एप्लीकेशन दे दी। असल में सेक्शन ये 94 होता है, वो जो कि आपका इनेबलिंग प्रोविजन 94 है, जिसके तहत हम जाके स्टे लेते हैं। अब स्टे क्या है कि जिस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हुआ था, उनको शुएब साहब फराज साहब ने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा किया, और उनको लगता है कि जी मैंने जो प्रॉपर्टी इनसे ली है 1 एकड़, वो 1 एकड़ ये उन्होंने सेल कर देनी है, ठीक है। तो कोर्ट क्या कोर्ट को फराज साहब जाके कोर्ट को 39(1)(2) की एप्लीकेशन देंगे कि जी वो कहेंगे कि डिफेंडेंट बी रिस्ट्रेन नॉट टू अलिनेटिव सूट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो डिफेंडेंट बी रिस्ट्रेन, ये कोर्ट ऑर्डर भी कहते हैं, डिफेंडेंट ऑब्लिग रिस्पोंडेंट और या इज डायरेक्टेड नॉट टू alienate the property, alienate
एट दी सूट प्रॉपर्टी, ये आपका ऑर्डर करेगी कोर्ट कि जी आपका ये फर्दर एलिनेशन क्या तक, जैसे हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट पर करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हमें यही स्टे मिल जाता है, उसी टाइम ये हमें स्टे मिल जाता है, ठीक है। तो आपका वो आपको स्टे मिल गया, ठीक है। अब उसी टाइम आपको स्टे मिल गया, तो ये जैसे स्टे मिल जाता है, ये फिर रिस्पोंडेंट्स को ऑर्डर किया जाता है कि जी आप ये प्रॉपर्टी एलिनेट नहीं कर सकते, मतलब फर्दर से किसी को सेल नहीं कर सकते। अगर फिर भी ये मतलब रिस्पोंडेंट या डिफेंडेंट जो है सेल कर देता है, तो फिर क्या होगा, उसने एक तो पहले उसको ऑब्जेक्शन इंजंक्शन मिल गया फर्दर साहब को, प्लेंटिफ को, और इसी इंजंक्शन की डिसोबीडेंस करता है डिफेंडेंट। क्या करता है डिफेंडेंट? डिसोबीडेंस करता है, ठीक है। तो कोर्ट उस पे एविडेंस लेगी कंटेम्प्ट पे, डिसोबीडेंस पे, कि वाकई उसने सेल का दिया, तो कोर्ट उसको सिविल प्रिजन भेज सकती है, मतलब जो शुएब साहब को सिविल प्रिजन भेज सकती है, और साथ उसकी जो प्रॉपर्टी है वो अटैच या सोल सेल कर सकती है, अटैच या सेल कर सकती है, ये बताता है सी। ठीक हो गया जी। आ गया जी आपका अपॉइंटमेंट और रिसीवर। रिसीवर अपॉइंट कर सकती है कोर्ट, ठीक है। रिसीवर कोर्ट अपॉइंट कर सकती है, अपॉइंट रिसीवर ऑफ एनी प्रॉपर्टी और इन्फोर्स द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज बाय अटैचिंग एंड सेलिंग हिज प्रॉपर्टी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है जी, 39D के तहत कोर्ट जो है रिसीवर अपॉइंट कर सकती है, क्या करती है, रिसीवर अपॉइंट कर सकती है। अब रिसीवर अपॉइंट करती है, ठीक है, तो कोर्ट क्या करेगी, रिसीवर अपॉइंट करती है, तो फिर उसमें ऐसा होता है कि सपोज के ये प्रॉपर्टी है 1 एकड़, ठीक है। अब झगड़ा है और इस 1 एकड़ प्रॉपर्टी से जो है 1 लाख रुपए किराया भी आ रहा है, ठीक है। वो 4 भाइयों की प्रॉपर्टी है, 1 एकड़ प्रॉपर्टी है, और उससे 1 लाख रुपए किराया आ रहा है, ठीक है। अब कोर्ट को नहीं पता कि जी किसका राइट बनता है, तो फिर कोर्ट क्या करती है उस सूरत में, रिसीवर अपॉइंट कर देती है, ठीक है। रिसीवर अपॉइंट कर देती है, उसको कहती है कि जी आपने ये जो प्रॉपर्टी है इसका ख्याल रखना है, केयर करना है, और इससे जो किराया है वो आपने बैंक के अकाउंट में जमा करवाते रहना है, ठीक है। बैंक के अकाउंट में जमा करवाते रहना है। अब बैंक के अकाउंट में वो जमा करवाता रहेगा, यहाँ पे रिसीवर को 5% जो कमीशन होता है वो दिया जाता है, ठीक है। वो जमा करवाता रहेगा, बाद में को डिसाइड होगा, जो जिसका राइट है डिक्लेयर होते हैं, उनको उतनी उतनी शेयर के मुताबिक उनको पेमेंट कर दी जाएगी। ये है रिसीवर। रिसीवर होता है किसी प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए, किसी प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए, कोई किराया वसूल वगैरह वसूल करने के लिए, प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन के लिए होता है। इसी तरह अगर आपकी पेरिशेबल गुड्स हैं तो उसके लिए भी रिसीवर कोर्ट अपॉइंट कर सकती है और उसको फौरन फिर सेल करवा देती है। ठीक हो गया। और 94E क्या है, 94E कहता है कि आपका मेक एनी इंटरलोकेटरी ऑर्डर, मेक एनी सच इंटरलेक्टरी ऑर्डर। इंटरलेक्टरी ऑर्डर आपका होते हैं जो डेली बेस पे हो रहे हैं, डेली बेस पे, जो आज केस लगा था, स्ट्राइक हो गई, ये क्या इंटरलेक्टरी ऑर्डर है, जिसमें शार्ट वो डे टू डे ऑर्डर करते रहते हैं, या विटनेसेस आए तो उनको स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर दी, या आपका कोई आपका इंटरनल मेंटेनेंस लगा दिया, ठीक है, इंटरनल रिलीफ दे दिया, तो ये क्या है, ये आपका इंटरलोकेटरी ऑर्डर है, जो कि कोर्ट जो मुनासिब लगता है कोर्ट को, वो दायर वो जो कोर्ट है वो कर सकती है, क्या ये इंटरलोकेटरी ऑर्डर पास कर सकती है कोई भी। ठीक हो गया जी। ये है आपका कोर्ट। अब जो रिसीवर है, रिसीवर के लिए आपका सेक्शन है 51B, 51B ये है रिसीवर के लिए, और जो ई है उसके लिए वो आपका है 39(6) से 10, 39(6) से ऑर्डर 39 और रूल
रूल है आपका 6 to 10, 6 to 10, ये आपका ई, ये आपका ई है। ठीक है, अब ये क्या कहता है, ये कहता है जी आपका सप्लीमेंटर प्रोसीडिंग के जी वो प्रोसीडिंग जो कि ज़रूरी होती है, नेसेसरी होती है किसी ट्रायल को कंक्लूड करवाने के लिए फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो कोई ये कहता है कि कोर्ट फॉर द एंड ऑफ जस्टिस और जस्टिस को डिफीट ना किया जाए उसके लिए ये सप्लीमेंट्री आर्डर प्रोसीजर अप्रूव कर सकती है, दे सकती है। कौन से हैं कि एक कि जी आपका वो वारंट इशू कर सकती है, अगर उसको लगता है कि जी इसने जुडिशल लीव कर देनी है, ये भाग जाना है, तो उसको कहेगी कि आप सिक्योरिटी जमा करवाएंगे कि आप नहीं भागेंगे और अपना ट्रायल फेस करेंगे। अगर वो सिक्योरिटी नहीं देता, ऑर्डर करते हैं सिक्योरिटी नहीं देता, तो उसको सिविल जेल भेजा जा सकता है। इसी तरह बी है कि डायरेक्ट द डिफेंडेंट टू फर्निश सिक्योरिटी टू प्रोड्यूस एनी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू हिम एंड प्लेस द सेम एट डिस्पोजल ऑफ कोर्ट और ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पे वही है कि कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर सकती है। ये क्या है, ये बिफोर द डिक्री अटैचमेंट है। ठीक है, ये बिफोर द डिक्री अटैचमेंट है, बिलोंगिंग टू प्रॉपर्टी डिस्पोजल ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट, ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट है आप, और ये आपकी अटैचमेंट होती है, ये होती है बिफोर डिक्री, बिफोर ये बिफोर डिक्री ऑर्डर होता है आपका अटैचमेंट का। इसी तरह आपका है सी ग्रांट a temporary injunction in case disobedience commit the in civil proceeding। टेम्पररी इंजंक्शन दे सकती है, रिस्पॉन्डर को दे सकती है, अगर वो नहीं रुकते फर्दर इंडेट कर देते हैं तो उसको जेल भेज सकती है। आगे कहता है रिसीवर अपॉइंट कर सकती है, रिसीवर आपका 51B में डिस्कस किया गया है। ठीक हो गया, उसके बाद कहता है कोई भी इंटरलॉक्टरी ऑर्डर पास कर सकती है। ठीक हो गया जी, ये है आपका। एक्सक्यूज मी सर, आपने टेम्परेरी इंजंक्शन का जो सेक्शन बताया है वो 139 बताया या 39 टूटता है? कौन सा मैडम? टेम्परेरी इंजंक्शन का, टेम्परेरी इंजंक्शन। हाँ, ये ऑर्डर 39 है मैडम, ऑर्डर ऑर्डर 39 है। रूल आपका है 1 और 2, रूल 1 एंड 2। तो इसके थ्रू हम टेम्परेरी इंजंक्शन फाइल करते हैं? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, इसके थ्रू ही करते हैं। इसकी इधर साथ एप्लीकेशन भी पड़ी होगी, मैं आपको दिखाऊँ। निकालनी पड़ेगी, 39(1)(2 के तहत होती है मैडम, 39। जी ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, 39(1)(2 के तहत आपकी एप्लीकेशन होती है इसकी स्टे की। ठीक हो गया, ये तो था आपका सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग। अब इसमें कहता है कि जी देखें यहाँ पे क्या क्या कि वो नहीं आता तो उसको अरेस्ट करवा सकते हैं। ठीक है, उसको सिविल प्रिजन करवा सकते हैं। ठीक है, अगर अटेंडेंस नहीं देता तो। इसी तरह अगर वो अटेंडेंस के अलावा कोर्ट में जो है ना वो प्रॉपर्टी डिस्पोज, कोर्ट कहती है कि प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स नहीं करता तो उसको उसकी प्रॉपर्टी को से ये ऑर्डर अटैच कर सकती है कोर्ट। इसी तरह टेम्परेरी इंजंक्शन को ओबे नहीं करता डिफेंडेंट तो फिर भी उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर सकती है। इसी तरह रिसीवर अपॉइंट करती है तो वो रिसीवर के काम क्या होता है, उसकी ड्यूटी होती है कि वो प्रॉपर्टी को मैनेज करे, देखे प्रोफाइल वो आपका सही मैनेज करे, वो जो कि 51B में बताया गया है। इसी तरह कोई इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर कोर्ट पास कर सकती है। आ गया जी आपका आगे 95 कहता है जी आपका कि जी कंपनसेशन फॉर ब्रेनिंग अरेस्ट और अटैचमेंट
इन इन इंजेक्शन इन सफिशिएंट ग्राउंड्स। आप देखें कि जी 94 दो या 94B की प्रोसीडिंग इनिशिएट कर ली कोर्ट और इनसफिशिएंट ग्राउंड पे कोर्ट को नहीं लगता कि जी इसने कोई ऑफेंस कमिट करनी है या इसने कोई प्रॉपर्टी वेलिनेट कर देनी है, इसको इसका कोई प्लान ही नहीं था, फिर भी अगर आपके प्लेंटिफ डिफेंडेंट को अरेस्ट करवा लेते हैं, ठीक है, बाद में कोर्ट को पता चलता है जो ये जो अरेस्ट हुआ है ये विदाउट सफिशिएंट काज है, कोई एविडेंस नहीं दी गई कि वो डिफेंडेंट जो प्रॉपर्टी फ्रेंच प्रॉपर्टी जो है वो डिस्पोज ऑफ करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि कोर्ट उसकी जो प्रॉपर्टी है जो कि कोर्ट ने अटैच किया है बिफोर डिग्री वो सेटिस्फाइड करेगी और इसी तरह प्लेंटिफ को भी जुर्माना लगा सकती है कि जी आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन दी, झूठी इंफॉर्मेशन दी। कहता है वेयर any suit in writing or order has been affected or temporary injunction granted under the last proceeding section। ठीक है कि जी यहाँ पे टेम्परेरी इंजेक्शन दी गई है लास्ट प्रोसेसिंग सेक्शन में, इफ अपेयर टू द कोर्ट दैट सच अरेस्ट और अटैचमेंट वाज implied for an insufficient grounds। ठीक है, वो कहता है जी अगर कोर्ट को लगता है कि जी अटैचमेंट की गई है, इंजंक्शन जो दिया गया है, या फिर कोर्ट अटैचमेंट या इंजेक्शन जो है वो इनसफिशिएंट ग्राउंड पे है, तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट को लगता है कि जी इंजेक्शन या अटैचमेंट अप्लाई नहीं होती थी, तो या फिर कोर्ट को लगता है कि जी इन सूट ऑफ प्लेंटिफ हैव फेल्ड टू अपीयर इन कोर्ट that there was no reasonable ground for probable grounds of instituting a suit। या तो कोर्ट को लगता है कि जी इसने पर्सन ने जो अटैचमेंट करवाई है वो इंसफिशिएंट ग्राउंड पे है, या जो स्टेलिया इंसफिशिएंट ग्राउंड पे है, या ये जो पर्सन है इसने जो आपकी सूट जो है वो सूट ही किया है जिसकी कोई काज ऑफ एक्शन नहीं बनती थी, ऐसे फॉल्स फ्रीवियस सूट फाइल कर दिया है, तो फिर कोर्ट क्या करेगी, द डिफेंडेंट में अप्लाई टू द कोर्ट एंड कोर्ट अपॉन सच एप्लीकेशन अवार्ड against the plaintiff as such order not exceeding 10,000 rupees as deemed necessary and compensation to be defendant the expense or injury caused to him। तो कहता है जी यहाँ पे कि जी अगर डिफेंडेंट जो है वो एप्लीकेशन देता है, ठीक है, और वो कोर्ट को लगता है कि जी उसका एक तो दावा झूठा था और उसने जो अटैचमेंट ली है वो भी झूठी थी, ठीक है, तो उस सूरत में कोर्ट जो है उसको 25,000 तक कास्ट लगा सकती है। कितनी? 25,000 तक कास्ट उसको लगा सकती है। ये 10 जो है वो सब्स्टिट्यूट हो गया नीचे, वो